हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं नंद वंश के बारे में। मगध साम्राज्य का तीसरा वंश होने वाला है नंद वंश। मैं ऑलरेडी नंद वंश से पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में अच्छे से जिक्र कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर उसे देख लेना। आज हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश इतिहास में एक ऐसा वंश था जो मगध का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है। नंद वंश के दो ही शासक होते हैं, एक होते हैं महापद्मनंद और एक होते हैं धनानंद। महापद्मनंद और धनानंद का नाम ही पड़ा था धन की लालसा के कारण धनानंद। धनानंद के दरबार में ही चाणक्य निवास करते थे। यहाँ हम पाणिनि के बारे में जिक्र करेंगे और चाणक्य के बारे में जिक्र करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी थोड़े से आ जाएंगे और थोड़ा सा सिकंदर आ जाएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ था। तो मगध वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय हुआ था, यानी उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। तो आज हम बात करने वाले अच्छे से नंद वंश के बारे में। ये शासक आपको दिख रहे होंगे, यही है महापद्मनंद। तो चलते हैं नंद वंश के ऊपर। अगर नंद वंश के बारे में बात करें तो दिख रहा होगा 344 से 322 है ना, और 322 में ही गद्दी पर बैठेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करेंगे और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो 344 बीसी में बैठते हैं महापद्मनंद। अगर नंद की बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश की स्थापना किए थे महानंदिन। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये महानंदिन है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है नंद वंश के संस्थापक कौन थे, आंसर मार दिया जाता है सीधे सीधे महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ऑप्शन में महानंदिन होता भी नहीं है, तो लोग महापद्मनंद मार देते हैं। कहा जाता है कि महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्र दासी के पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी और खुद नंद वंश की गद्दी पे जाकर बैठा था। तो ये जो महापद्मनंद है ये एक दासी के पुत्र थे। नंद वंश को नंद वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे और 9 में से मात्र 2 राजा के बारे में हमें पढ़ना है। एक तो खुद हमारे हो गए महापद्मनंद, है ना। इसी कारण इसे नंद कहा जाता है। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो उग्रसेन देख रहे हो, या मगध में आप बिंबिसार का नाम देखोगे श्रोणिया मिलता है, यह श्रोणिक अस्थाई सेना रखने वाला। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है ना। तो ये सारे उपनाम जो मिले हैं, याद रखना अच्छे से, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता था, है ना। कालाशोक किस वंश का था, ये आंसर आप हमें कमेंट में करना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। शेष 8 राजा महापद्मनंद के पुत्र थे। महापद्मनंद गद्दी पे कब से कब तक बैठते हैं तो देख लो, 344 से 322। धनानंद कुछ ही समय के लिए गद्दी पे बैठते हैं और उसी के बाद मारे जाते हैं। महापद्मनंद ने स्वयं को क्या कहा था, एक राट कहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है और महापद्मनंद को एक राट भी कहा जाता है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मगध से रिलेटेड। मगध में 2-4 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे मगध वंश के संस्थापक कौन थे, किसने अवंती को मगध में मिलाया था। मैं जितनी भी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हो तो इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट में करना। पहला क्वेश्चन, मगध वंश की स्थापना कब हुई थी, किस शासक के समय हुई थी, यानी किस शासक ने मगध वंश की स्थापना की थी। दूसरा, मगध वंश में अवंती के क्षेत्र को मगध में कौन मिलाया था। तीसरा, कलिंग विजय मगध साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने कलिंग को मगध में मिलाया था। और यह चौथा, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक यही थे, महापद्मनंद, क्योंकि इनकी सेना काफ़ी विशाल थी। अभी हम सेना के बारे में भी अच्छे से जिक्र करेंगे। कहा जाता है कि वहाँ इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम कलिंग को जीत लिया था। कलिंग सबसे पहले जीता गया है किसके जरिए, सबसे पहले कलिंग जीता गया था बृहदत्त वंश के बारे में आप पढ़े होंगे। मगध से पहले भी था एक वंश जिसे कहते थे बृहदत्त वंश, और बृहदत्त वंश में एक शासक थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध ने सबसे पहले मगध को जीता था, कलिंग को जीता था। और कलिंग को जीतने वाले दूसरे शासक आते हैं मगध वंश के शासक महापद्मनंद, और तीसरे शासक होंगे अशोक, है ना। 261 बीसी में अशोक कलिंग से युद्ध करेंगे, है ना, और कलिंग को हरा देंगे।
इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। तो यहाँ बातें ये भी आती है कि मगध में महापद्मनंद वो शासक है जिसने कलिंग को जीता था और वहाँ पे एक नहर बनवाई थी। अच्छे से याद रखना, मौर्य वंश में भी देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक नहर बनवाया था सिंचाई सुविधा के लिए, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग के शासक जो खारवेल हैं, ये हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ के हैं? उड़ीसा से है, और कलिंग का क्षेत्र उड़ीसा का क्षेत्र ही था। आगे इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। जैन प्रतिमा यानी जिन सूरी जिनका नाम था, जिन सूरी की मूर्ति उठा कर लेकर आया था। तो दो बातें याद रखिएगा, कलिंग पे इन्होंने नहर का निर्माण करवाया था और कलिंग में जैन मूर्ति उठाकर ये लेकर चले आए थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाणिनि है ना, पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। इसके मित्र थे, निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो अभी तक महापद्मनंद से 3 उपाधि हम लोगों ने देखा, पहला उग्रसेन, दूसरा एकराट और तीसरा सर्व क्षत्रांतक। तो ये उपाधि जो आप देख रहे हो ना, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। ये तो हमारी सारी स्टोरी अभी तक महापद्मनंद की थी, जो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक है, जिसने कलिंग को जीता है, कलिंग में एक नहर का निर्माण किया है और कलिंग में एक जैन मुनि की मूर्ति वहाँ से उठाकर लेकर चला आया है। पुराणों में इसे सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, जबकि इसे एकराट के नाम से भी जाना जाता है और उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके पुत्र धनानंद के बारे में। धनानंद ने चाणक्य को इतने हल्के में ले लिया और उन्हें भरी सभा में अपमानित करके अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। और चाणक्य उसी समय भरी सभा में धनानंद के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा, जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश ना कर दूं, यानी तब तक मैं अपनी चुटिया खुली रखूंगा जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश ना कर दूं। ये चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी धनानंद के भरी दरबार में। लेकिन धनानंद उनका उपहास उड़ाते हैं और अपने भरी सभा से उनको अपमानित करके बाहर निकाल देते हैं। महापद्मनंद के 8 पुत्र में धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर का आक्रमण भारत पे कब होता है? तो सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है 326 बीसी में। 325 बीसी तक सिकंदर भारत में रहेंगे, यानी सिकंदर कुल 19 महीने तक भारत में रहते हैं। और सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हाइडेस बीच का युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। तक्षशिला का शासक अम्बी सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है। तो जितने भी सिकंदर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या सिकंदर का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना अच्छे से मैं जिक्र किया हूँ सिकंदर के बारे में। 7-8 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, एक बार देख जरूर लेना। अच्छे क्वेश्चन सिकंदर से बनते हैं, है ना। तो सिकंदर के समकालीन थे हमारे कौन? धनानंद। लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। तो जिस तरह इनके पिता का नाम एकराट था, उग्रसेन था और सर्व क्षत्रांतक था, उसी तरीके से इनका नाम अग्रमीज है। आगे धनानंद के समय 325 ईस्वी में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण किया था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक अत्याचार करने के कारण जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। इतनी सीधी सी बात भी नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देंगे। धनानंद उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर शासक था। धनानंद के समय देख लीजिए 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। एक बड़ी विशाल सेना थी। लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की धैर्य ने पूरे के पूरे नंद वंश को गिरा कर रख दिया। नंद वंश जैन मत का संपोषक है। अच्छे से याद रखिएगा, ये जैन धर्म का पालन करता है। धनानंद ने जैन अमात्य सकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष, बरूची, कात्यायन जैसे विद्वान धनानंद के दरबार में रहते थे। तो अच्छे से याद रखिएगा,
कि धनानंद के दरबार में कात्यायन रहते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि कात्यायन किसके दरबार में थे। जैसे जीवक किन के दरबार में रहते थे, है ना, कात्यायन किन के दरबार में रहते थे, पाणिनि किन के दरबार में थे, पतंजलि किन के दरबार में थे, आर्यभट्ट कहाँ थे, कालिदास कहाँ थे। ऐसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न, ऐसे सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देख रखे होंगे। इतिहास एक स्टोरी है, अच्छे से अगर आप इसको समझ लिए ना तो एक स्टोरी काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और इजीली आप इसे कवर भी कर लोगे आसानी से। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश हमारा आज पूरे अच्छे से मगध वंश हमने कंप्लीट कर लिया। मगध वंश में 3 साम्राज्य आते हैं, एक हर्यक होते हैं, एक शिशुनाग होते हैं और एक नंद होते हैं। मैं दोनों पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से उसे देख लेना। मगध आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इवन मैं सिकंदर भी पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो सिकंदर का भी मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख चुके हैं, और भी जो मौर्य का प्रशासन है जैसे बिंदुसार, अशोक, उनको देखना बाकी है। तो इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे हिस्ट्री में। बिहार स्पेशल पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो भी जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखो। धन्यवाद।